नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स देव में। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3। इससे पहले मैं 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ इजी फॉर इकोनॉमिक्स के अंदर, तो आप वहाँ पे जाकर के उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो का टॉपिक है वाई गवर्नमेंट इश्यूज सिक्योरिटीज़, यानी कि गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है शेयर्स और सिक्योरिटीज इशू करने की। वाई गवर्नमेंट इश्यूज सिक्योरिटीज़। जब हम इस टॉपिक की चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। अब आप देखेंगे कि गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं और काफ़ी सारे टैक्सेस और अदर इनकम्स होती है। तो ऐसे में जब भी मान लीजिए कि मैं एक गवर्नमेंट हूँ, यानी कि मेरा जो काम है वो पब्लिक का डेवलपमेंट करना है और भी कई सारे काम मुझे असाइन किए गए हैं। अब इसमें के लिए मेरे पास 2 चीज़ें होती है। पहला आता है इनकम, जो कि मैं टैक्सेशन टैक्सेस वगैरह से लेता हूँ या फिर कहीं ना कहीं से मैं अपनी वो इनकम का जुगाड़ करता हूँ। उसी तरीके से मेरे पास एक्सपेंस होते हैं, जहाँ कि मैं डेवलपमेंट करता हूँ या मुझे अपनी जो देश की सिक्योरिटीज़ के लिए सेना को पेमेंट करना पड़ता है, पुलिस फोर्स को पेमेंट करना पड़ता है, या एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनमें मुझे डेवलपमेंट के लिए पैसा पेमेंट करना पड़ता है। अब जब भी इनमें दोनों में डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस जब नेगेटिव होता है, नेगेटिव होने का मतलब है जब मेरा एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मेरी इनकम कम रहती है, तो मुझे लॉस होता है। अब गवर्नमेंट को लॉस कभी नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है, तो वहाँ लॉस नहीं होता है, बल्कि उसे हम बोलते हैं डेफिसिट, यानी कि आपको पैसे की कमी हुई। अब गवर्नमेंट के पास यहाँ पे डेफिसिट को पूरा करने के लिए 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि वो अपने टैक्स रेट को इंक्रीज़ कर दे, यानी कि इंक्रीज टैक्स। लेकिन अगर ऐसा किया जाता है तो सरकार के प्रति जो लोगों का गुस्सा है वो बढ़ जाता है, लोगों के प्रति उसकी नफरत बढ़ जाती है और हो सकता है कि सरकार को नेक्स्ट इलेक्शन में इसका खामियाजा भुगतना पड़े। तो इसीलिए सरकार आसानी से टैक्स को इंक्रीज नहीं करती है जब तक कि उसे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ हो, बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं हो। सेकेंड नंबर पर उसके पास ऑप्शन आता है कि वो या तो एक काम कर सकती है कि किसी फॉरेन कंट्री से लोन ले सकती है, फॉरेन कंट्री से लोन ले सकती है। अब ऐसे में सरकार के पास जब ये दबाव बनता है कि हम फॉरेन कंट्री से, तो उसे पता है कि फॉरेन कंट्री हमारे ऊपर ज़्यादा दबाव डालेगी और हमारी हो सकता है कि इंटरनल सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ जाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट इस वाले ऑप्शन को भी नहीं चुनती है, या कम से कम चुनना चाहती है। ऑफकोर्स यहाँ पे जो है सभी चीज़ें की जाती है, लेकिन पहले गवर्नमेंट ये सोचती है कि हम फॉरेन कंट्री से लोन ना लें, सो दैट कि हमें ज़्यादा जो है नुकसान नहीं हो। फिर थर्ड नंबर पे ऑप्शन आता है कि चलिए मैं टैक्स भी इंक्रीज नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं फॉरेन कंट्री से भी लोन नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में मेरे ऊपर दबाव ज़्यादा आ जाए। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर गवर्नमेंट के पास प्रिंटिंग मशीन है, नोट छापिए, तो यानी कि प्रिंट नोट एज रिक्वायर्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो ऐसे में ये करना ज़्यादा आप लोगों को हो सकता है ये लगे कि ये काफ़ी कन्वीनियंट रास्ता है, जहाँ पे नोट जो है प्रिंट किए जाए और सरकार के पास ही जो है ये मशीनरीज वगैरह रहती है, तो उसे कोई रोकेगा भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इससे सरकार की गुडविल पे काफ़ी फर्क पड़ता है, पहला। दूसरा, हमारी देश की जो मुद्रा है, जैसे आप देखते हो कि डॉलर की जो रेट है वो इंक्रीज़ हो गई और रुपीज़ का जो भाव है वो गिर गया। तो ऐसे में अगर हम ज़्यादा नोट प्रिंट करेंगे तो ये जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, यानी कि जब ये जो रेट गिर रही है, यानी कि रुपया जो गिर रहा है वो और तेज़ी से गिरेगा, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें रुपए की साख बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, रुपए की गुडविल बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। और ऐसे में अगर हम ज़्यादा नोट प्रिंट करते हैं तो हमारे जो रुपए की वैल्यू है वो भी स्वतः ही गिरने लग जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा नोट प्रिंट नहीं करती है, बल्कि जो नोट सर्कुलेटेड है उतना ही रखती है। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो कर सकती है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे उसका पास ऑप्शन आता है कि वो अपने खुद के लोगों से, यानी कि अपनी कंट्री के लोगों से शेयर्स इशू करवाए, कंट्री के लोगों से शेयर्स इशू करवाए या सिक्योरिटीज इशू करवाए। उनसे बोले कि आप मुझे 100 रुपये दो, मैं आपको 6 महीने बाद इतने रुपये दे दूंगा, 1 साल बाद इतने रुपये दे दूंगा, या 2 साल बाद, जैसे भी गवर्नमेंट की अपनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो सिक्योरिटीज इशू करवा सकती है और उनको जो है अपने कंट्री के अंदर कंट्री के लोगों को दे सकती है। अब यहाँ पे लोग गुस्सा भी नहीं होंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा अगर हमें ज़रूरत है खरीदने की तो हम खरीदेंगे, और अगर हमें बेचना होगा तो हम बेच देंगे। तो ऐसे में लोगों के प्रति गुस्सा भी नहीं होता है। दूसरा, फॉरेन कंट्री से लोन लेने पे जो इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा था वो प्रेशर भी नहीं पड़ता है। और तीसरा, नोट को अधिक प्रिंट करने से जो हमारी करेंसी में गिरावट आ रही थी वो भी नहीं आती है। तो ऐसे में जो कंट्री के इंटरनल लोगों से लोन लेना काफ़ी ईजी पड़ता है, और इसीलिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस करती है कि वो जो कंट्री के
आम जनता है उनके पास में सिक्योरिटी इशू करे। तो ये तो बात हो गई कि सिक्योरिटी इशू क्यों किए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है अपने ऊपर कि ये चीज़ें की कैसे जाती है। ऑफकोर्स पिछली बार की तरह जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो है वो हर एक डोर टू डोर जाकर के सेल नहीं कर सकती, यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ को ये नहीं बोल सकती कि जाइए ये सब एड्रेस है इनके पास जाइए इनको बेचिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डोर टू डोर सेल नहीं होती है। तो फिर ऐसे में गवर्नमेंट क्या करे, उनको वो सिक्योरिटीज़ तो बेचनी है, उनको पैसे तो चाहिए। तो ऐसे में गवर्नमेंट हेल्प लेती है RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सारी सिक्योरिटीज़ को कलेक्ट करता है गवर्नमेंट से और उसके बाद वो इन्हें आम जनता में बांटता है, अब सर ये आम जनता में कैसे बांटा जाता है, तो देखिए RBI का अपना एक नेटवर्क है, उसके पास अपना बैंकों का एक पूरा प्रॉपर नेटवर्क है। तो ऐसे में वो बैंकों के थ्रू या अपने जो और भी डीलर्स है या जो भी उनके जो अथोराइज एजेंट्स है उन सब के थ्रू वो करता है ये काम, यानी कि वो जाता है आम जनता के उसके पास पहुँच होती है तो वो वहाँ पर जाकर के गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज़ है उनको बेचने का काम करता है। अब ऐसे में ये जो चीज़ें हुई, यानी कि जब RBI ने ये सारा काम किया, तो ऐसे में अब अगर आप देखो तो RBI का एक फंक्शन और होता है, RBI का फंक्शन होता है लिक्विडिटी को मैनेज करना। इसको लिक्विडिटी जो एक टर्म है उसको हम और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक बार। लिक्विडिटी वो होती है कि आपके पास फाइनेंस में कितना जो है केस पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो वो एक लिक्विडिटी हो गई। अब जो RBI का काम है वो लिक्विडिटी को मैनेज करना होता है, यानी कि आम जनता के पास कितने रुपए होने चाहिए केस के अंदर, ये काम RBI मैनेज करता है। अब उसी के थ्रू अगर हम आम जनता को सिक्योरिटीज़ दिया जाता है तो ऐसे में RBI का जो इंटरेस्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। समझिए कैसे, मान लीजिए कि आपको जो एक काम बोला गया है और आप वो काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको सेम उसके विपरीत काम करने को भी बोला जाए क्योंकि आपकी हायर अथॉरिटी ऐसा करने को बोल रही है तो आपको वो काम करना तो पड़ेगा, लेकिन ये इस काम के कॉन्फ्लिक्ट में हो गया, तो ऐसे में RBI के ऊपर दबाव पड़ता है क्योंकि एक तरफ उसे अपनी लिक्विडिटी को मैनेज करना पड़ता है, जहाँ पे उसे जो पैसे है तरलता है उसको एक सामान्य लेवल पे लाना पड़ता है कि लोगों के पास कितना केस रहना चाहिए करंट सिचुएशन के हिसाब से। वहीं दूसरी ओर वो जनता से पैसे भी उठाती है, तो ऐसे में उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो यहीं पर एक और मांग उठ रही है कि RBI को एक अलग डिवीज़न बनाना चाहिए जहाँ पे या एक अलग जो ऑफिस है उसका निर्माण करना चाहिए जिसका नाम जो है वो डेट मैनेजमेंट ऑफिस हो और वो गवर्नमेंट की जितनी भी लोन्स है जितनी भी सिक्योरिटीज़ है उनको मैनेज करे। हो सकता है ये RBI के अंडर रहे, लेकिन एक पर्पज़ के लिए इसे थोड़ा सा अलग बनाया जाए सो दैट कि RBI के ऊपर इन कामों के लिए अपने ही काम से कॉन्ट्राडिक्ट कामों के लिए लोड ना पड़े। नाउ अब आप समझ गए होंगे कि RBI किस तरीके से काम करती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को इशू करने के लिए और डेट मैनेजमेंट ऑफिस क्या है और इसकी अलग से मांग क्यों है। नाउ ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर चुके हैं, आज का वीडियो बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए सो दैट कि मेरे वीडियोज़ और लोगों तक पहुँचे और उनको भी इन सारी चीज़ों का पता चले। नाउ थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गुड डे, गुड बाय।